बदायूं से खबर है। बदायूं में मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। मलबे में दबे परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 24 घंटे से लगातार जिले में बारिश हो रही है। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के समदनगर गांव की घटना है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मकान की छत गिरने से यह हादसा हुआ है। लाइयो कहां ही खड़ी गाड़ी हां खड़ी आते रुके वहां कोठी दे लाइयो कितने बिलात लग गई ने आई देखो ना यार बना ले वीडियो बना। संभल में पानी से भरे नाले में डूबकर एक सिपाही की मौत हो गई। बरसात के पानी से सड़क पर हुए जलभराव में सिपाही बाइक समेत गहरे नाले में गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना चंदौसी कोतवाली इलाके की है, जहां गणेश चतुर्थी मेले में ड्यूटी कर रहा एक सिपाही बाइक समेत गहरे नाले में गिर गया। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज सुबह 10 बजे हमारे कांस्टेबल रजनीश कुमार है, वो चंदौसी मेले में मुंशी के तौर पे तैनात थे। सुबह जब वो ड्यूटी पे आ रहे थे तो सड़क जलमग्न होने के कारण उनकी बाइक है वो फिसल गई और वो नाले में जा गिरे। नाले की चौड़ाई है वो काफी लंबी और लंबाई भी है वो 25 मीटर के आसपास होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाए और उनकी डूबने की वजह से उनमें मृत्यु हो गई है। उनके शव को है वो पुलिस ने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और राजकीय सम्मान के साथ में उनको जो है विदाई दी जाएगी। रायबरेली में भारी बारिश से एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिससे एक शख्स मलबे में दबने से घायल हो गया। मलबे में उसकी 7 बकरियां भी दब गईं। वहीं दूसरे इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का शीर्ष क्षतिग्रस्त हुआ है। दूसरी तरफ एक मान्यता के दौरान सांकेतिक रूप से विसर्जन करने के लिए गहरे पानी में नहाने गए एक 18 साल के शख्स की डूबकर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाथरस में मूसलाधार बारिश के बाद दाऊजी महाराज मेले में हादसा हो गया और टेंट गिरने से कई लोग फंस गए, जिसमें 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इस मौके पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश के बाद पूरे शहर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बताओ ब्रेकिंग कराओ अरे किसी है ना बागपत के छपरौली क्षेत्र में आधा दर्जन गांव के खेतों में यमुना नदी ने तबाही मचा रखी है। यमुना के बढ़ते जलस्तर से लगातार भूमि कटान हो रहा है, जिससे अब तक सैकड़ों किसानों की जमीन और फसल पानी में बहकर तबाह हो चुकी है। वहीं आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के उकला बैराज से 55,000 और मथुरा के गोकुल बैराज से 97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे जलस्तर लगातार खतरे के निशान के पार है। सीतापुर में लगातार बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से पूरे शहर में जलभराव की समस्या है। सड़क का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं और पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, जिसके गिरने का खतरा बना हुआ है। कासगंज में भारी बारिश के बाद एक जर्जर मकान का लेंटर गिरने से 55 साल से शख्स की मौत हो गई। शख्स घर में अकेला रहता था, जिसकी मलबे में दबकर मौत हो गई। सहारनपुर में भी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा है। वहीं हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। 3,11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। खबर अयोध्या से है। सलवार से गला घूंटकर लड़की की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या का आरोपी राजीव यादव पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। मामला थाना कैंट क्षेत्र का है। 31 अगस्त को लड़की की हत्या हुई थी। शुरुआती जांच में पुलिस को लड़की के मंगेतर आलोक निषाद पर शक था। दरअसल राजीव यादव ने पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग
आलोक निषाद के नंबर पर कर दी थी, इसलिए हर कॉल आलोक निषाद के पास जाती रही और फिर पुलिस कंफ्यूज होती रही। पुलिस पूछताछ में राजीव ने बताया कि वो लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी आलोक निषाद से तय हुई थी। राजीव ने लड़की को बुलाकर पहले रेप किया, फिर उसी की सलवार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसको जेल भेजा जा रहा है और क्योंकि महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए इसमें जल्द से जल्द साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट लगाने के बाद इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसमें सजा कराई जाएगी और इसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पीएम में रेप की पुष्टि हुई है क्या? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो उसके जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इंजरीज आई हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरीज आई हैं, जो कि इस बात को तस्दीक करता है कि उसकी मर्जी के बिना इसके द्वारा उसके साथ संबंध बनाए गए थे। उसकी धारा भी बढ़ा दी गई है और इसी को आधार को मानते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया। घटना बीते 26 जुलाई की है। नई मंडी थाना क्षेत्र के टूसेट रोड इलाके में कविता ने अपने पति संजय कुमार की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में शव को लटकाने की कोशिश भी की, मगर बेटे नीशू के घर में आने पर कविता ने रस्सी हटा दी और दिल का दौरा पड़ने से मौत की कहानी गढ़ दी। अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान शव पर चोट के निशान दिखे तो परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पहली पत्नी से लगाव को कविता ने हत्या की वजह बताया। अंदेशा था कि ये अपने प्रॉपर्टी को अपने पहले पत्नी के बच्चों के नाम और माँ बाप के नाम कर सकता है। इस बात को लेकर इनमें पहले भी कहा सुनी हुआ करता था। इस चीज़ को उसके मन में जब ये घर कर गया तो उसने 26 तारीख के रात को 26 जुलाई रात को खाना खाने के बाद अपने पति को रस्से से गर्दन को कसकर उसकी हत्या कर दी और हत्या कर देने के बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने पूरे साक्ष्य को एकत्र करते हुए उस पर सुसंगत धाराओं पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई भी जारी है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संगीत सोम ने बेटियों को हथियार रखने को लेकर कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो हथियार रखेंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए हथियार रखेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बुराई क्या है? अगर बहन बेटी हर छत्रानियों ने तो सदियों से देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा हथियार रखा है, तलवार रखी है और हमेशा जौहर किए हैं इज्जत आबरू के लिए। तो क्या इसमें बुराई है अगर हथियार रखेंगी तो? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी तेज हो गई है। एयरपोर्ट पर 90% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। कार्गो टर्मिनल का काम 100% पूरा हो गया है और रनवे ATC टावर का काम भी पूरा हो गया है। एयरपोर्ट में अब फिनिशिंग का काम चल रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन नवंबर में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कल योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। इस बार की कैबिनेट बैठक काफी अहम होने वाली है। कैबिनेट बैठक में संभल की न्यायिक रिपोर्ट पेश की जाएगी और उस पर चर्चा होगी। न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर संभल में आगे की कार्रवाई पर निर्णय भी हो सकता है। कैबिनेट बैठक में कई विभागों के अहम प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। नए सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के प्रारूप पर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सोसाइटी के आंतरिक कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नए कानून में निष्क्रिय और संदिग्ध संस्थाओं के विघटन और संपत्ति सुरक्षा के लिए ठोस प्रावधान हो। सहजता प्रबंधन और चुनाव विवादों के तत्काल निस्तारण की व्यवस्था भी होगी। नई सोसाइटी एक्ट में वित्तीय अनुशासन और ऑडिट व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। ऑनलाइन और KYC आधारित पंजीकरण नवीनीकरण प्रक्रिया की दिशा में तेजी के साथ काम हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि निषाद पार्टी एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। संजय निषाद का कहना है कि बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, एमएलसी चुनाव में सीटों की मांग करेंगे। यूपी में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव है। विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले पंचायत के उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अभी एमएलसी के चुनाव हैं। तो क्या एमएलसी के चुनाव में आप कुछ मांग करेंगे? आप चूंकि सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, लगातार कंधे से कंधा मिला के साथ में है, क्या एमएलसी की सीटों पर भी दावा ठोकेंगे? अब कई बार से हम लोग एमएलसी में वोट डाल रहे हैं और हम लोग एक एनडीए के गठबंधन है, तो बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई से छोटे भाई का तो धर्म बनता ना कहना। अब बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर विचार करके जो भी उचित हो उसे करें। तो हमको लगता है हम बातचीत करेंगे, यहाँ भी ऊपर भी, जो भी उचित होगा भारतीय जनता पार्टी उस पर निर्णय लेगी। यानी कि आपकी तैयारी है एमएलसी की सीटों पर लड़ने की, आपकी अपनी तैयारी है? हम लोग मिल के लड़ते हैं ना, तो हम लोग दोनों मिल के बातचीत करेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का केवल इस्तेमाल किया है। हिम्मत है तो सपा 2027 में मुसलमान को सीएम कैंडिडेट घोषित करें। वो तो 20% आबादी मुसलमानों की उनको यूज कर रहे हैं। 20% आबादी वाला वोट दिया समाजवादी पार्टी को। 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार कम से कम निगाह तो घुमा देते कि मुसलमान को भी बना देते मुख्यमंत्री। नहीं, 27 का चुनाव आ रहा, ऐलान कर दें अखिलेश जी कि भाई अगला हमारा मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। है दम? हिम्मत नहीं है। ये धोखा देने वाले लोग हैं। इन दिनों बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का शंकराचार्य को लेकर एक बयान वायरल हो रहा है, जिसे लेकर शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया और कहा कि मैं उन्हें गाली बकता हूं। उनकी यही भाषा ही उनके आचरण को बताती है कि उनका गुरु और वो कैसे हैं। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री पर शंकराचार्य के लिए अपशब्द प्रयोग करने का आरोप लगा है। ये कहना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य जी का आदर करता हूं, वो हर 2 दिन में गाली बकते रहते हैं, बकते रहते हैं। देखिए शब्दावली देखिए, बकना ये हिंदी की एक धातु है। बकने का मतलब होता है व्यर्थ का प्रलाप करना, निरर्थक बात कहना। बकना जो है वो आदरणीय के लिए नहीं उपयोग में किया जाता है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि आदरणीय है और बकते रहते हैं, तो जो बकने वाला है वो आदरणीय नहीं हो सकता और जो आदरणीय है वो बक नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में दोनों का साथ में प्रयोग करने से पता चल रहा है तुम्हारी मूर्खता नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री, तो तुम्हारे गुरु की मूर्खता है कि तुम्हारे जैसा चेला उसने पैदा किया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन पहुंचे। ब्रज के संतों और पंडा महासभा के साथ उन्होंने बैठक की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक बांके बिहारी मिलन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। 7 से 16 नवंबर की यात्रा की शुरुआत होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से पदयात्रा में सहयोग कर सफल बनाने की अपील की है। पदयात्रा के जरिए अछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का संदेश दिया जाएगा। भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पदयात्रा को विराम करेंगे। इटावा में पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कांग्रेस आपस में भड़ गए और दोनों एक दूसरे पर पत्थरबाजी का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव किया, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई। करीब 1 घंटे के हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रण में किया। कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेसियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। देखिए, ये भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम था कि वो कांग्रेस कार्यालय के पास जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो उसके पूर्व भी उनको पहले ही रोक दिया गया था। परंतु सूचना मिली कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनको पथराव किया गया है, तो इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई की जाएगी। पथराव की खबर थी और कुछ अराजक तत्वों ने पथराव किया था और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। उनको चिन्हित किया जा रहा है। लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनका आगे कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रियाज अंसारी गाजीपुर की बहादुरगंज नगर पंचायत का अध्यक्ष है। कासिमाबाद पुलिस ने रियाज अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। रियाज अंसारी पर गैंगस्टर समेत 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के करीबी रहे रियाज अंसारी और उसकी पत्नी निखत परवीन पर फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, लोगों की जमीनें हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के केस दर्ज हैं। रियाज अंसारी और उसकी पत्नी को पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। रियाज अंसारी की पत्नी पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। 1986 में वांछित अभियुक्त रियाज अहमद अंसारी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल मन्नान निवासी वार्ड नंबर 11 दक्षिण मोहल्ला बहादुरगंज, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर की शाम को गिरफ्तारी की गई, जो थाना कासिमाबाद का टॉप 10 अपराधी भी है। वो मृत माफिया मुख्तार अंसारी गैंग 191 का सक्रिय सहयोगी है तथा उसका स्वयं भी एक गैंग है D131, जो वर्तमान समय में नगर पंचायत बहादुरगंज का चेयरमैन भी है। इसके विरुद्ध कुल 13 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें मारपीट, रंगदारी, धोखाधड़ी, गैंगस्टर के हैं। ये एक छात्र किस्म का अपराधी भी है। मुकदमे से अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। गाजियाबाद में एक पड़ोसी पर कुत्ते की बच्चे की हत्या का आरोप लगा है। मामला अंकुर विहार थाना क्षेत्र का है। DLF कॉलोनी की रहने वाली ज्योति शर्मा ने अपने पड़ोसी प्रदीप पर कुत्ते के बच्चे को डंडे से पीटने और दूसरी मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप लगाया है। मामला 29 अगस्त का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो कुत्ते की बच्चे की हत्या का केस यहां पर दर्ज किया गया है। कुत्ते के बच्चे को पीट कर मार डाला। बरेली में कलयुगी बेटों का बेरहम चेहरा सामने आया। बुजुर्ग माता पिता का आरोप है कि 2 बेटों ने अपनी पत्नियों के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर मारपीट की और धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मामला थाना फतेहगंज पश्चिमी के अगरास गांव का है। आशिक हुसैन और उनकी पत्नी इस्लामन ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। हमारे लॉकडाउन में हमें दोनों ने मारा, दोनों बंगों ने मारा। हमारे घर नहीं थे, मैं अकेली थी, मुझे इनने सबने मारा, चारों ने। अच्छा। घर से बाहर कर दिया भैया। जब ये आए तो मैंने इनसे कहा कि मुझे मारा है इनने चारों ने, तो इनको मारा दोनों ने। वो बड़े बहू बेटे जो मैच पर गए थे वो भाग गए मुझे मार कर। सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के मियापुरवा चौराहे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार और दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। बंजर जमीन पर बनी मजार को भी ढाया गया। कल्याण चौक के निर्माण से पहले कार्रवाई हुई है। मौके पर तहसीलदार, सीओ सहित कई थानों की फोर्स तैनात है। बढ़िया बढ़िया सर। संभल में अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए आगरा मुरादाबाद हाईवे पर अभियान चलाया। अवैध फल मंडी से ज्यादा समेत 50 से ज्यादा अतिक्रमण को प्रशासन ने हटा दिया और कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि करीब 40 सालों से अवैध फल मंडी का संचालन हो रहा था।
तो इससे पहले जब कांवड़ यात्रा थी तो उस समय भी हटाया गया था और उनको चेतावनी दी गई थी कि दोबारा ऐसा न करें, लेकिन उनके द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया था। इसके अलावा जो सुबह सुबह अस्थायी फल मंडी लगती है उसमें बहुत सारे डग्गा मार वाहन और इस तरह से अव्यवस्थित पार्किंग करके पूरा वहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। तो इसको लेकर काफ़ी दिन से लोगों की शिकायतें आ रही थी, तो इसको संज्ञान में लिया गया और आज पुलिस और परिवहन विभाग और राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई। कौशाम्बी से खबर है, मस्जिद में राष्ट्रध्वज के अपमान पर लगातार एक्शन। जिले में 7 दिनों में 5 अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं। मस्जिद और घरों में इस्लामिक झंडे के नीचे लगाया गया राष्ट्रध्वज। मस्जिद के पेश इमाम इम्तियाज अहमद पर भी केस दर्ज किया गया। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। संदीपन घाट, पश्चिम शरीरा, मंझनपुर और कड़ाधाम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। झांसी पुलिस ने महिला की हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने रफीक नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बरौली गांव का है। शुक्रवार की रात उषा नाम की एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला था। पुलिसिया थ्योरी के मुताबिक रफीक की पत्नी झगड़े के बाद मायके चली गई थी। रफीक को शक था कि उषा उसकी पत्नी को भड़काती है। इसी नाराजगी में रफीक ने उषा की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस दौरान उषा ने रफीक के चेहरे को नाखून से नोच दिया था। पुलिस ने आरोपी रफीक को गिरफ्तार किया है। जब आपको काम करने का मौका मिले तभी करते हैं।